नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद से कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। गाहे बगाहे इस कानूनी मामले पर कांग्रेस पार्टी जमकर राजनीति कर रही है और इस मामले को अडानी के साथ जोड़कर पेश कर रही है। ऐसे में इस मामले से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं और विकल्पों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय सरदाना जी। और आपको यह भी बता दूं कि उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, विजय सरदाना इनसाइट। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनके चैनल को भी अपना स्नेह और सहयोग जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी। ये जो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई है सर, उसके बाद से बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मैं कानूनी पहलू आपसे समझना चाह रही हूँ कि अब राहुल गांधी का क्या होगा। सदस्यता चली गई है तो वो रीइंस्टेट नहीं हो सकती क्या? वो अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो चांसेस है, विकल्प है उनके पास कि उनकी सदस्यता लौट आए? देखिए अंजू जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जहां तक बात है राहुल गांधी की सदस्यता की, देखिए इसमें 3-4 कानून एक साथ हमें समझने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले जो कानून आया डिफेमेशन का, जिसमें ये कहा था कि आपने किसी कम्युनिटी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि उससे मानहानि हुई है, उस कम्युनिटी को मतलब ऑफेंड फील किया है कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और उन्होंने इस तथ्य को देखा और उसके बाद उन्होंने 2 साल की सजा सुना दी। तो एक तो कार्रवाई हुई डिफेमेशन एक्ट के अंदर, जिसको हम आईपीसी में सेक्शन 499 एंड 500 दो जो अप्लाई हुए हैं उसकी बात हुई। दूसरा जो आता है, इसका फॉलो अप इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें सेक्शन 8 के अंदर 8(3), जिसको हम 8(3) बोलते हैं, उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की सजा होती है, अगर 2 साल या उससे अधिक, तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। 1993 से पहले इसमें एक प्रोविजन ये था कि अगर आपको कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो आपके पास अपील का एक मौका था और आप जब तक आपके ऊपर फैसला नहीं होता तब तक आप सदस्य बने रह सकते हैं। इसको लिली थॉमस के जजमेंट में ये सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 8(4) था उसको निरस्त कर दिया कि ये प्रिविलेज क्यों मिलेगा किसी मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कि आप क्रिमिनल लोअर कोर्ट से घोषित हो गए, अब आप हाई कोर्ट में उसकी 20 साल अपील करते रहिए, डिले होता रहेगा, तब तक आप पब्लिक लाइफ में एंजॉय करते रहिए कन्विक्ट होने के बाद भी। ये थोड़ा सा इलॉजिकल था और सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू को स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप कन्विक्टेड घोषित होते हैं तो आप टेक्निकली उसी समय से अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, आप उसको खो देते, चाहे आप एमएलए हो या आप एमपी हो, कोई भी हो। अब सवाल यह आता है कि राहुल गांधी साहब की स्थिति में क्या होगा। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जैसा भी आप कहें, ये कहीं पे भी एक्सेप्शन क्लॉज किसी कानून में नहीं है कि अगर कोई किसी खास पार्टी से होगा या परिवार से होगा या स्थिति में होगा तो उसको ये एक्सेप्शन होगा। ऐसा कहीं एक्सेप्शनल क्लॉज या इस तरह का कोई कंसेशन किसी इंसान के लिए कानून में नहीं है। इसका मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। यहां तक बात भी क्लियर हो गई। अब सवाल आता है दूसरा कि उसके बाद जब लोकसभा स्पीकर ने एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द लॉ, उन्होंने जब सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने इशू कर दिया कि आपकी सदस्यता खत्म होती है बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर, तो अब स्थिति ये है। अब इसमें एक नया इंटरेस्टिंग डायमेंशन निकल के आएगा। मान लीजिए कि अपील होती है और होगी, जब अपील होगी और हायर कोर्ट में मैटर जाएगा, और अगर हायर कोर्ट ने मान लीजिए आपके कन्विक्शन को बरकरार रखा और साथ में आपकी सजा कम कर दी, 2 साल से कम कर दी, तब क्या होगा?
क्या आपको 2 साल की सजा और कन्विक्शन का मुद्दा दोनों कोरिलेट होना है? एक हिसाब से तो है, लेकिन मुद्दा यह है कि आपका कन्विक्शन हटता है या नहीं। मान लीजिए कि ऑन टेक्निकल मैटर्स कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उच्च मतलब हायर जुडिशरी ये कह दे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये मानहानि है, ये एक जिसे कहते हैं कि भावना में बहा हुआ एक स्टेटमेंट था, इसके पीछे इंटेंशन नहीं था वगैरह वगैरह, जो उनके वकील जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि एक टोकन पनिशमेंट दे के उनको कहे ठीक है, आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप सजा काट लीजिए और उसके बाद आप वार्निंग के साथ आपको छोड़ दिया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो स्थिति है वो कल जो जजमेंट आया उसके ऊपर है। आने वाले दिनों में हायर जुडिशरी जो डिसीजन लेगी उससे इस पूरे प्रोसेस में क्या फर्क आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके कई इंप्लीकेशन होंगे। एक चैप्टर तो क्लोज हो गया कि आपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने डिसमिस कर दिया या आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दिया, अमान्य कर दी। अब अगर मान लीजिए उनके ऊपर कोर्ट के अपील के बाद अगर सिचुएशन बदलती है तो क्या उनकी सदस्यता वापस ली जाएगी या उनको वापस इलेक्शन करके वापस आना पड़ेगा? अब यह सोचने की बात है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी हम उस पर गैस नहीं करेंगे क्योंकि इसके कई और पहलू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉरली और टेक्निकली राहुल गांधी साहब को एक बार तो कोर्ट्स ने कन्विक्ट घोषित कर दिया है। अब बाकी पॉसिबिलिटीज जो भी हैं वो टेक्निकलिटीज हैं। आप जस्टिफाई करें कि नहीं ये हर्ट ज्यादा नहीं हुआ है, हर्ट कम हुआ है, इंटेंशन ये नहीं था, इंटेंशन वो नहीं था, क्योंकि आप अब रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं तो रिलीफ में अब आपको जो भी कहानी सुनानी है आप सुनाएंगे। अब ये जजेस के ऊपर है कि वो उस कहानी को कितना वेटेज देते हैं और उसमें कितना ह्यूमन कंसिडरेशन या पॉलिटिकल कंसिडरेशन या कोई और कंसिडरेशन प्ले करेगा रोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी तो एक स्थिति तो आज हमारे सामने है। सर, जब कोर्ट में ये मामला चल रहा था, 4 साल पुराना मामला है, 3 या 4 बार राहुल गांधी खुद सूरत में सेशंस कोर्ट में हाजिर हुए हैं और ये सजा सुनाने से पहले भी कोर्ट ने कहा था कि आप इस मामले में माफी मांग ले सकते हैं तो ये मामला खत्म हो जाए, क्योंकि हमने मानहानि के मामलों में अक्सर यही देखा है, चाहे वो केजरीवाल के मामले हो, अरुण जेटली को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा था या नितिन गडकरी को लेकर जो कहा था, उन मामलों में भी तो माफी मांगकर मामला रफा दफा हो गया था। तो यहाँ पर क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने खुद को, जिसे वो कहते हैं ना बार बार कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता, क्या इसके चलते उन्होंने माफी नहीं मांगी और मामले को सुलझाया नहीं बल्कि और उलझा दिया अपने लिए? अंजू जी, एज ए लॉयर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, कोर्ट्स में जितने मुकदमे आते हैं या जितने झगड़े कोर्ट तक पहुंचते हैं उसमें 90% प्रॉब्लम्स होती हैं ईगो की, कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैंने तो गलत किया नहीं। हम लोग आज भी हिंदुस्तान में हम लोग कोर्ट को एक, जिसे ये कह सकते हैं कि हम मसल पावर की तरह दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना ताकतवर हूं, तुम होते कौन हो, और कोर्ट में तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा। आपने अक्सर समाज में सुना होगा, अरे आई कैन मैनेज बेटर। तो मैनेज जो शब्द है वो अपने आप में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है कि क्या जुडिशरी को आप मैनेज कर सकते हैं। सवाल ये आता है, मैनेज मीन्स व्हाट? लॉयर ही बोलता है ना कि आई विल मैनेज व्हाट, टू होम। सवाल ये है, समाज में ये स्थिति है, आप लोग सब पत्रकारिता जगत से हैं और आप लोग देखते हैं किस तरह के स्टेटमेंट समाज में चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें यह आता है कि अगर राहुल गांधी साहब माफी मांग लेते तो क्या वो छोटे हो जाते, क्या उनका कुछ घिस जाता? लेकिन सवाल वही आता है, बात नाक की है कि मैं मोदी से माफी क्यों मांगू। मैंने जिन लोगों का नाम लिया वो तो प्रूवन क्रिमिनल हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जोर दे के भाषा का इस्तेमाल किया अपनी भाषण में, जो इंटरनेट पे है कोई भी पढ़ सकता है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। उस स्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब ने या तो ओवर एस्टिमेट किया या शायद उनको ये नहीं लगा होगा कि 2 साल की सजा होगी, उनको लगा होगा शायद कम होगी। लेकिन मेरे को लगता है कि जज ने इस बात को वेटेज दिया कि जब मैंने उनको मतलब कि माफी का ऑप्शन दिया, एक वे आउट देने की कोशिश करी कि ठीक है आपने गलती करी, माफी मांगी, काम खत्म करते हैं।
लेकिन जब उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये जो अहंकार था, ये कोर्ट के सामने ये कहना कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, ये जो अहंकार था ये उनको भारी पड़ गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह के अहंकार अक्सर पॉलिटिशियंस को हो जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास वही लोग रहते हैं जो उनको चने के झाड़ पे चढ़ाए रखते हैं। अरे सर, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यू आर द बिगेस्ट, ओनली पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू इज गॉड। तो ये जो एक गलत फहमी इन लोगों के दिमाग में चली जाती है, जिससे उनकी लॉजिकल सोचने की क्षमता घट जाती है, और साथ में रिसोर्सेज और पावर का इतना नशा होता है कि उनको कुछ आगे दिखता ही नहीं है कि देयर कैन बी डेंजर। उनको लगता है मेरे को कौन छुएगा, मेरे से ऊपर कौन है। तो जब इस तरह की स्थितियां, मानसिक स्थिति हो जाती है, तो निश्चित रूप से आदमी का एरोगेंस उससे गलत काम करवाता है। क्योंकि अगर आप भाषण की शैली भी देखें, तो भाषण की शैली में भी ये नहीं था कि साहब देश से क्रिमिनल चले गए, सरकार क्या कर रही है। जिन शब्दों का और जिन 2-3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, इससे उनको ये बात समझ में आती है कि उनको सामाजिक मर्यादाओं की चिंता भी नहीं थी। उनको जो मन में आया वो बोला। तो ये जो एरोगेंस है ये आज का नहीं है। स्पीच के समय में भी एरोगेंस था और कोर्ट की लास्ट हियरिंग में भी एरोगेंस था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये पार्ट ऑफ डीएनए है, पॉलिटिकल क्लास का पार्ट ऑफ डीएनए है कि उनको सभ्यता से आम आदमी के बीच में या सिस्टम फॉलो करने में शर्म आती। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप मेरा कल का वीडियो देखें, तो मैंने यही कहा है कि राहुल गांधी के कन्विक्शन के बाद शायद अब राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि उनको भी भाषा की मर्यादा को समझना होगा। क्योंकि डिफेमेशन केस में अब तो ये प्रेसिडेंस बन गया राहुल गांधी का। कल को कोई भी नेता छोटा बड़ा उल्टी सीधी बात अगर अपनी रैली में करता है या पब्लिक मंच से करता है, और किसी ने वीडियो बना के अगर मानहानि का केस फाइल कर दिया, तो वो नेताजी लपेटे में आ जाएंगे। क्योंकि अक्सर हमारे नेता लूज टॉक करते, और उसका कारण एक ही है कि उनको लगता है कि दे आर अबव लॉ। तो अब मुझे लगता है कि एक हिसाब से निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के लिए सेटबैक है। आने वाले दिनों में उनके वकील, बड़े बड़े वकील हैं, अब वो जाके सूरत में उन्होंने क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट किया, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है और शॉकिंग है। जब स्टेक इतने ज्यादा थे और सबको पता है, क्योंकि आज आप ये कह रहे हैं गुजरात का कोर्ट है, मोदी ने करवा दिया, सरकार ने करवा दिया। अरे जब आपको ये सब एंटीसिपेटेड थे आप लोग, तो आप लोगों को इसमें संयम रखना चाहिए था ना। आपको जाके वहां अपीयर होना चाहिए था। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट हो, सो व्हाट, कोर्ट तो कोर्ट है। और एडवोकेट एक्ट और संविधान तो ये कहता है कि कोई भी एडवोकेट कहीं पे भी अपीयर हो सकता है अपने क्लाइंट के हित के लिए। तो आपका इतना बड़ा एरोगेंस था कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होके आप सूरत के मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं होना चाहते थे, जब आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता की जिंदगी और कैरियर स्टेक पे था। तो ये कई सवाल खड़े करेगा, और मुझे लगता है ये मिसमैनेजमेंट हुआ है कांग्रेस की तरफ से। ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, और ये सोचना कि हम सब मैनेज कर लेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, और ये आज हमारे सामने। आप जिन बड़े लॉयर की बात कर रहे हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बार बार कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। जब वो पवन खेड़ा के मामले में कुछ एक घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां मेंशन कर देते हैं मामला, तो सवाल तो आज ये भी उठ रहा था विजय जी कि ये मामला कल का है, अभी तक हायर कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई राहुल के मामले में? किस चीज का वेट कर रहे थे कांग्रेस के नेता? आज वो भले ही बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, सच्चाई की लड़ाई जारी रखेंगे, तो फिर वो एरोगेंस की बात आ गई ना। वो यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था कर्नाटक में वो सब सच ही था। देखिए, अब आप जैसे कहते हैं ना, पोस्टमार्टम में आप कुछ भी जस्टिफाई करिए कि मर्डर क्यों हुआ। ऐसा होता है ना कि भाई ये जो डेथ हुई या मर्डर हुआ या क्राइम हुआ, क्यों हुआ? कि जी वो नशे में था, लाइट नहीं दिख रही थी,
उसने कुछ बोल दिया, वो बीवी से लड़के आया था, उसको किसी ने गाली दे दी थी, उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तैश में आके उसने मर्डर। आप बहाने ढूंढते रहिए ना। पॉइंट ये है कि मर्डर हो गया, और जब क्राइम हो गया और क्राइम प्रूव हो गया तो फॉलोअप तो सजा ही है ना। कारण क्या था क्या नहीं था उससे इंटेंसिटी पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन यहां तो क्लियर एविडेंस, डिजिटल एविडेंस एज ए वीडियो सबके सामने है। तो आपको ये किस बात का एरोगेंस था? और जब आपको पता है कि लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, स्थिति नाजुक हो सकती है, कम से कम सीनियर एडवोकेट जाके एक जूनियर मजिस्ट्रेट को ये बोलते कि ठीक है, अगर आपको लगता है कन्विक्ट है तो आप एक नोशनल सजा दे दीजिए। अगर इतना भी बोलते तो कम से कम राजनीतिक कैरियर तो खराब नहीं होता। ठीक है, आप उनको हफ्ते भर की सजा दे दीजिए, हम 1,00,000-2,00,000 रुपए जो भी जुर्माना है हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप आर्ग्यू करते, जज को इन्फ्लुएंस करते तो बात बनती, लेकिन आपके इतने बड़े जो वकील आपके दोस्त थे, जो आपके हमदर्द थे, जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं था। अब आप जस्टिफाई करते रहिए। तो ये बात राहुल गांधी साहब को क्यों समझ में नहीं आती कि जिन लोगों पे आपने भरोसा किया वक्त पे वो सब गायब थे। और अब अगर मान लीजिए कि उनको लगता है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और वो सस्पेंशन को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप माफी मांगना नहीं चाहते और आपने जो कहा वो सही किया, फिर आप अपील करने क्यों जा रहे हैं? हाँ, एक बात सही है कि आपका हक है भाई, अपील तो हम करेंगे, करिए आप, और मुद्दा उठेगा। और वैसे भी 1 साल बाद चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना इस बात को लेके है कि राहुल गांधी साहब अब कम से कम अलग बैठ के अब जाएं विदेश दौरे पे, या हिमालय में जाएं, मौसम भी अच्छा है, वहां जाएं और थोड़ा चिंतन करें कि इस भाग दौड़ में, इस रफ्तार में वो जा किस दिशा में रहे। क्योंकि अब उनके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपना पॉलिटिकल कैरियर तो दांव पे लग गया एक हिसाब से जी। पार्टी का क्या करना है, उत्तराधिकारी कौन होगा, आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी। तो इस समय काम बहुत है राहुल गांधी साहब के पास, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। लेकिन विजय जी, एक बात ये कही जा रही है, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन भर सुनी कांग्रेस के नेताओं की, कि देखिए मामला दर्ज करवाया गया सूरत में, गुजरात में, जिन लोगों के नाम लिए थे राहुल गांधी ने, उनमें से तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहीं और मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया, गुजरात ही क्यों चुना गया, ये बातें, ये तो हिंदुस्तान है भाई। जब रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो पालघर में जो लिंचिंग हुई थी साधुओं की, उसके बाद तो पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस वक्त तो कांग्रेस के नेताओं को ये ख्याल नहीं आया, लेकिन अब ये बात उठाई जा रही है कि गुजरात में ही मामला दर्ज क्यों करवाया गया, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंस किया गया एक तरह से न्यायपालिका को। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था? नुपुर शर्मा के केस में इतने सारे एफआईआर हुए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ओरल स्टेटमेंट, हम आपके सारे एफआईआर क्लब नहीं करते, आप जाइए अपील होइए। वो एक लेडी थी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या स्टेटमेंट था उस लेडी के, जब वो अपने लिए न्याय और सुरक्षा मांगने गई थी। इसका मतलब यह है कि जुडिशरी भी इस बात को मानती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां क्राइम हो वहीं एफआईआर हो। ये तो बाद में पता लगेगा कि क्या हुआ। जब जगह जगह पे उनके खिलाफ सम्मन इश्यू होने लगे, और हायर जुडिशरी ने भी ये नहीं कहा उस समय कि भाई आप बाकी जगह पे एफआईआर कैसे फाइल कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपके कारण देश में अराजकता फैली है, आप इसकी कीमत चुकाइए, जाइए धक्के खाइए हर जगह। यही तो कहा गया था। बिल्कुल यही कहा था। इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को मानते हैं कि एफआईआर कहीं भी हो सकती है और आपको वहां अपीयर होना चाहिए, तो आज ये आर्ग्यूमेंट किस बात का लेके आ रहा है कि जो गुजरात में क्यों फाइल हो गया? क्या मोदी नाम की कम्युनिटी, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं राजस्थान में जिनका मोदी सरनेम है, बिहार में मोदी नाम के लोग हैं, कलकत्ता में लोग रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं। अगर आप हर जगह मोदी को लिंक कर देंगे तो शुक्र है गुजरात में हुआ,
20 जगह और हो जाता तब आप क्या करते? ये तो बाकी लोगों ने आपको इग्नोर किया, लेकिन आपके क्राइम को हर आदमी इग्नोर करे कोई जरूरी है? ये तो डिस्क्रिशन उसका है जिसके ऊपर आपने चोट पहुंचाई। अगर आप मेरे को चोट पहुंचाएंगे, मेरे को हानि पहुंचाएंगे, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूं, या मैं आपको इग्नोर करूं, या मैं आपको कहूं कि भाई आप ऐसा मत करिए, माफी मांग लीजिए, काम खत्म करते हैं, मीडिया बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ऑप्शन कई हैं, इग्नोर करने से लेकर लिटिगेशन तक के बीच में कई ऑप्शन है। मिल बैठ के बात कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, लिखित में माफी दे दीजिए, ओरल माफी दे दीजिए, आके चलो चाय पी लेते हैं, एक जॉइंट फोटो खिंचवा लेते हैं, चलो वो एक तैश में आके मैंने बोल दिया था लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार है। बीच में बहुत रास्ते हैं। कोर्ट केस से और इग्नोरिंग के बीच में 50 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर आदमी के पास, हर जो लिटिगेंट होता है उसके पास। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सामने वाला हाथ बढ़ाएगा। आप इस ईगो में रहें कि नहीं हम तो नहीं झुकेंगे, झुकना हर बार तुम्हें ही पड़ेगा, तो आप ये क्यों मानते हैं कि आम आदमी भी अगर कभी अपनी जगह पकड़ लेता है और अगर उसको लगता है कि कोर्ट उसके साथ है और न्याय उसको मिलेगा, तो बड़े बड़े लोग झुके, इसमें नई बात क्या है? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी साहब को या तो लोगों ने एडवाइस नहीं किया, या उनको कहा रहे यार ये छोटा सा केस है, तुम कहां धक्के खा रहे हो, जब आएगा दिल्ली में हम देख लेंगे कितनी सजा हो जाएगी, 2 4 5 दिन, महीना भर जो भी होगा वो हम मैनेज कर लेंगे। वो इस बात को भूल गए कि सिचुएशन कैन गो सो बैड। इसीलिए आप देखेंगे जो कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ब्लंडर हो गया है। अब पोस्टमार्टम आप करिए, डैमेज करते रहिए, डैमेज कंट्रोल करते रहिए, लेकिन डैमेज इज डन। इसीलिए कांग्रेस के जो सबसे बड़े वकीलों का जो ग्रुप है, उन सब की बॉडी लैंग्वेज आप देख लिए, उनको अंदर से दिल से पता है कि ये उनसे ब्लंडर हो गया, इतना लाइटली सिचुएशन को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आज तो बॉस की जान खतरे में और या बॉस की पोजीशन खतरे। और सबसे मजेदार बात यह है विजय जी कि इस पूरे मामले को यही बड़े बड़े लॉयर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अब, जिनको कि जाना चाहिए था सूरत कोर्ट में, वो तब वहां नहीं गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अडानी का मामला है, सच्चाई की मूरत है राहुल गांधी, सच बोलते हैं और वो आगे भी सच बोलते रहेंगे। लेकिन वो इस मुद्दे पर ये नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर ऑप्शन क्या है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि एक तो आरोप साबित हो गए, दूसरा सजा हो गई, कन्विक्टेड हो गए राहुल गांधी। अब जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर क्या दलीलें दी जाएंगी इनकी तरफ से, कैसे इस मामले को रखा जाएगा, क्योंकि ये चुनौती बड़ी है कि सजा हो जाए, उसको रद्द करवाना, या फिर आरोप साबित हो चुके हैं, डिजिटल प्रूफ सामने है, उसको कैसे हटाना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए अब ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये अब जजेस के ऊपर है कि आप उसकी ग्रेविटी कैसे लेते। एक जूनियर जज ने ये कहा कि भाई मैं इसको सीरियसली लेता हूं, मेरे हिसाब से किसी भी कम्युनिटी का अपमान ऐसे नहीं होना चाहिए, ये उसका कहना है। अगर कोई जज अब इस पोजीशन को डाइल्यूट करता है तो वो ये एक इंटरप्रिटेशन समाज में ये निकलेगा कि तो ठीक है आप समाज को बदनाम कर दीजिए और छोटी मोटी सजा देके हम आपको छुट्टी दे देते हैं। अब ये उन जजेस पे भी सवाल उठेंगे, जिसको अक्सर ये कहा जाता है कि जजेस की ट्रोलिंग क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि आप जब किसी पावरफुल लीडर के लिए आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर लेते हैं, आउट ऑफ टर्न उनको या कंसिडरेट वे में या सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना किड्स ग्लव्स, सॉफ्ट हैंडलिंग करते हैं, हैंडल विद केयर करते हैं, तो क्या समाज को दिखता नहीं है कि क्या चल रहा है? कॉज इफेक्ट रिलेशन तो है ना, कि कोई चीज हुई, कौन कर रहा है और किसको क्या मोहलत मिल रही है, क्या दुनिया नहीं देख रही है? सबको सब पता है। पावर की अपनी मजबूरियां हैं, पॉलिटिक्स की अपनी मजबूरियां हैं, जजेस की अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, एविडेंसेस को एक्सप्लेन करना लॉयर्स का काम है, कौन किसको कितनी ग्रेविटी से एक्सप्लेन करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं थी और अगर उनको ये एंटिसिपेशन होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने बैटरी ऑफ लॉयर्स उतार देती और ये कहती, जाके जूनियर जज को कन्विंस करना आसान था कि सर ठीक है हमने मान लिया कि मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग था, जोश में आके बोल दिया गया, मान लेते हैं हम, कम्युनिटी हर्ट हुई,
उससे भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन इस सिचुएशन को आप डिफ्यूज करने की कोशिश करिए, इसको आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि एक समझदार फोरसाइटेड लॉयर को इम्प्लीकेशन पता होने चाहिए। जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हम उसको ऑप्शन बता देते हैं कि देखिए, अगर ये केस इस तरह गया तो आपके ऊपर ये इम्प्लीकेशन है, अगर इस डायरेक्शन में गया तो ये इम्प्लीकेशन, अब आप सोच लीजिए करना क्या है। और जो एविडेंस आपके पास है वो यहां तक तो आपको बचाएंगे, उसके आगे के एविडेंस आपके पास नहीं है, विच मेक्स केस 100% इन योर फेवर। तो एक ग्रे एरिया है जहां पे जज का इंटरप्रिटेशन काम करेगा। अगर हर चीज एविडेंस में है तो जज को कुछ नहीं करना, जज कहेगा ठीक है, एज पर द गिवन एविडेंस दिस इज द फैक्ट, क्योंकि जज एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है, और इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे ग्रे एरिया होता है। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात है, आप कहेंगे आज मौसम अच्छा है, अच्छा की परिभाषा क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? सवाल ये है। तो ये मेरे को इस बात को लेकर समझना पड़ेगा इन पूरे प्रोसेस में, कि हमें इस बात को ये देखना है कि इनके लॉयर्स ने क्या राहुल गांधी साहब को ये बताया कि मिनिमम पनिशमेंट हुआ है, यहां तक तो ठीक है। अगर वह सिनेरियो, देखिए क्या होता है, एज ए मैनेजर, एज ए सेंसिबल पर्सन, अगर आपने लाइफ में कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया, मैं एज ए मैनेजर्स एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, क्योंकि एमडी सीईओ मैंने बहुत कंपनियां चलाई हैं, हजारों करोड़ का बिजनेस किया है हम लोगों ने। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं और उसका कंटिजेंसी प्लान आपके पास नहीं है तो क्राइसिस में हाथ पैर फूल जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी साहब को उनकी सीनियर लीगल टीम ने, जो दिल्ली बैठे हैं, चाहे वहां लोकल कोर्ट ना गए हों, क्या उन्होंने उनको सारे सिनेरियो एनालाइज करके बताया कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है? व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड हाउ टू हैंडल इट? जब तक आप वर्स्ट केस सिनेरियो एसेस करके हैंडल करने की तैयारी नहीं करते, यू आर टेकिंग ए बिगर, वन ऑफ द वर्स्ट रिस्क इन योर कैरियर। और आज जो राहुल गांधी साहब के साथ हो गया, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, ये दोनों चीजें ले डूबी आज राहुल गांधी को। उनके एडवाइजर्स का, उनके लॉयर्स का ओवर कॉन्फिडेंस, उनके लॉयर्स का एरोगेंस, अल्टीमेटली कीमत उठानी पड़ी राहुल गांधी को अपने पॉलिटिकल कैरियर के साथ। और पूरी कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन भी एक हिसाब से डायरेक्शनलेस हो गई। तो कई इश्यूज हैं जी। सर, एक पहलू ये भी सामने आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में लोकसभा के स्पीकर ने ये नोटिफिकेशन जारी करवा दिया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। ये समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से ही ये हुआ है। लोकसभा स्पीकर ने कोई अपनी तरफ से तो ये फैसला नहीं किया, ये तो ऑलरेडी है, उसे इंप्लीमेंट किया गया है। ये जरा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग ये बोल रहे हैं बहुत जल्दबाजी में, तो कृपया ये बता दें कि कितना टाइम लेना चाहिए था, ये कहां लिखा हुआ है? अगर मान लीजिए आज राहुल गांधी साहब कोर्ट में आते और वहां डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते और कल उन पे कन्विक्शन था, क्या ये उचित था? ये तो स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता कि भाई आपने कन्विक्ट आदमी को अलाउ कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो स्पीकर साहब कैसे अलाउ कर देते? पहली बात। दूसरा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो लॉजिकल स्टेप है कि अगर आप कन्विक्ट हुए उसी समय से आपको अलग कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको कन्विक्ट घोषित किया गया, आपका दूसरा कानून लागू हो जाता है, उसके लिए अलग टाइम थोड़ी होता है। देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, अब आप कहेंगे जैसे ही गाड़ी ने ग्रीन सिग्नल, मतलब सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी चल दी, आपको इमीडिएट चलाने की क्या जरूरत थी? अरे तो ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है कि चलिए। कन्विक्शन का मतलब क्या है कि अब आप गुनहगार हैं, अब आपके लिए वो जगह नहीं है। तो जो लोग आज ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर ने जल्दी किया, तो ये बता दे कि कहां लिखा है कि इसको 48 घंटे बाद करना था, 72 घंटे बाद करना था, 2 महीने बाद करना था? कहां है वो मार्गदर्शन? क्योंकि कानून में तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कानून में एक लाइन लिखी हुई है कि इफ यू आर कन्विक्टेड यू आर डिबार्ड, यू आर कन्विक्टेड इमीडिएटली यू आर डिबार्ड, खत्म हो गई बात।
ये तो कॉज इफेक्ट रिलेशन है, एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन है, ये इनबिल्ट होता है, इसमें टाइम लैग नहीं होता है। जैसे ही जज ने अनाउंसमेंट किया, टेक्निकली आप उसी समय से इनएलिजिबल हो गए थे संसद में बैठने के। अब क्योंकि उसी समय तो संसद में, क्योंकि उसी समय आपको नोटिस क्यों नहीं मिला, आप कहेंगे उसी समय क्यों नहीं चिट्ठी इशू हुई, इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर पहले जाता है सेक्रेटरीट को, लोकसभा के सेक्रेटरीट को, जहां के वो मेंबर है। सेक्रेटरीट उसके ऊपर फिर जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको समझता है, नोट ऑर्डर को पढ़ेगा, कोर्ट ऑर्डर को, उसके बाद उस पर जो भी उसकी समरी बनेगी वो जाके अध्यक्ष को दिखाएंगे कि सर ये कोर्ट ऑर्डर है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एलिगेशन है, इस हिसाब से ये कार्रवाई करनी है। अब उसके ऊपर स्पीकर साहब क्या करेंगे? दो ही ऑप्शन उनके ना कि अच्छा मैं सोच के बताता हूं। क्या ये अधिकार है उनको? कानून में तो अधिकार नहीं है कि स्पीकर विल यूज हिज जजमेंट वेदर टू डिस्क्वालीफाई और नॉट। ये तो कहीं ऑप्शन नहीं है स्पीकर के पास। तो रोक के क्या करते वो? उन्होंने कहा ठीक है, जो कानून प्रक्रिया प्रोसीड कर दिया, चिट्ठी इशू हो गई, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब यह है कि ये जस्टिफिकेशन है, ये पोस्टमार्टम से। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पोस्टमार्टम करना बड़ा आसान होता है। अरे भाई, जब मौका था तब चले जाते। अगर देखिए, सबसे बड़ी गलती पता है क्या हुई होगी? इन्होंने जूनियर लॉयर्स वहां लगा दिए। देखिए, ग्रेविटी वो नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी का केस है, दिल्ली का केस है, हाई प्रोफाइल केस है, अपना भी नंबर बनेगा। ठीक, उतनी मेच्योरिटी शायद उन लॉयर्स में नहीं थी कि जो राहुल गांधी साहब और उनकी लीगल टीम को दिल्ली में समझा सकें कि सर आई थिंक दिस इज व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप प्लानिंग में नहीं थे। अगर मैं होता तो मैं तो बकायदा अपने हर क्लाइंट को ऑप्शन बताता हूं, 1 2 3 4, अगर ये स्थिति ऐसी जाती है तो आपको ये करना होगा। अगर ये डायरेक्शन इस तरह से जाता है तो आपके पास ये ऑप्शन बचते हैं, वो नहीं रहता है, ताकि क्लाइंट को पता रहे कि उसको अगला कदम क्या उठाना है। इसी तरह से राहुल गांधी साहब को अगर बताया होता, या तो जूनियर्स ने क्या कहा होगा दिल्ली लीगल टीम को, सर कोई बात नहीं है, वी विल मैनेज, ये छोटा सा केस है, वो डिसमिस हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर, वी विल मैनेज। वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अगर वहां के लोग, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आप अगर क्लाइंट से पूछो तो क्लाइंट एक शिकायत करते हैं लॉयर्स के बारे में कि लॉयर्स सुनते नहीं है। वो हमेशा, उनको ये लगता है कि दे नो एवरीथिंग। अगर आप क्लाइंट से पूछो, क्योंकि मेरे को तो क्लाइंट फीडबैक देते हैं ना, वो कहते हैं आप इतना हमारे साथ बैठ के बात करते हो, बाकी लॉयर नहीं करते। क्योंकि मेरे को पता है, जब मैं कॉर्पोरेट में एमडी सीईओ था, मुझे पता है कि लॉयर्स की लिमिटेशन क्या है, हमें किस तरह की दिक्कतें आती थी। कम से कम मेरे क्लाइंट्स को तो वो दिक्कतें नहीं आए। मैं उस प्रोसेस से निकला हूं तो मैं दूसरी साइड की स्थिति को समझ सकता हूं। लेकिन जिन्होंने अदर देन लॉ कोई और काम नहीं किया लाइफ में, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्लाइंट के ऊपर क्या बीतती है, उसकी स्थिति कैसे खराब होती है। ये कम्युनिकेशन गैप है। और लॉयर्स को कहीं ना कहीं इस बात का एरोगेंस रहता है, विद ड्यू अपॉलॉजी टू माय ओन फ्रेटर्निटी, कि उनको कहीं ना कहीं ये गलतफहमी होती है कि दे नो एवरीथिंग बेटर देन द रेस्ट। ऐसा है नहीं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉयर्स को नहीं पता है, और बहुत सारे केस आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं अगर ये कम्युनिकेशन गैप एड्रेस कर दिया जाए। तो अब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को उनकी जो लॉयर्स की टीम होगी उसने सही तरीके से गाइड नहीं किया, और शायद यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, उनके पास ऑप्शन क्या? अगर वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये तो वो अपने आप को कवर करने के लिए कर रहे हैं, जो मुझे लगता है। देखिए, जब जरूरत से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि खातिरदारी होती है तो शक हो जाता है। एक कहावत है ना कि अगर आप कहीं जाएं और आपकी जरूरत से ज्यादा खातिरदारी हो तो शक तो हो जाता है कि यार चक्कर क्या है। तो जो आज तक आप गए नहीं, आज आप दिन भर बैठ के, और बॉडी लैंग्वेज देखिएगा इन सबकी, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक होना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ दुनिया बता देती है। आप समाज के बीच में रहते हैं तो आवाज से पता लग जाता है कि अंदर कितना डर है या कितना कॉन्फिडेंस है।
ये तो हमारा काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो काम है ना, और तो हर तरीके से मिलते हैं। लॉ तो एक अपना प्रोफेशन है, हमने तो सैकड़ों लोगों की लेबर फोर्स भी तो मैनेज करी है, फैक्ट्री में वर्कर्स मैनेज किए हैं, साइंटिस्ट मैनेज किए हैं, इन्वेस्टर्स मैनेज किए हैं, हर तरह के लोगों को मैनेज किया। तो क्या हमें नहीं समझ में आता कि लोगों की किस स्थिति में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए और क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए? सब समझ में आता है, सिर्फ आपके एंटीना ओपन होने चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का टाइम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि राहुल गांधी अगली अदालत में अपने केस को ले जाएं, अपील करें, वो 1 महीना ही उनके पास है जब वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर सजा काटनी पड़ेगी। ये इस वक्त का सिनेरियो यही कहता है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनकी टीम हायर कोर्ट जाएगी, वहां से इनको स्टे लंबा मिलेगा, पेनल्टी पे स्टे एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इशू पनिशमेंट की नहीं है, इशू जेल की नहीं है, इशू कन्विक्शन का। क्योंकि देखिए, आज बहुत सारे मुद्दों पे वैसे भी बेल में बाहर है, बहुत सारे लोग कन्विक्शन होने के बाद भी बेल में बाहर रहते हैं, वो इशू नहीं है। देखिए, जेल आपको तब भेजा जाता है जब लगता है कि यह आदमी समाज में कुछ नुकसान कर देगा, डैमेज कर देगा, या कोई और भाग जाएगा, कुछ ऐसा डाउटफुल केस हो। और इस केस में जेल भेजना वाज नॉट ए इशू एट ऑल। ये तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर कोर्ट उसको डिले भी अगर करता है, कहता ठीक है, हम आपको एक नोशनल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी फॉर्मेलिटी है मिनिमम जो कोर्ट में हो सकता है वो कर दिया जाए। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल कन्विक्शन का है कि आप गुनहगार हैं या नहीं है। अगर आप गुनहगार हैं, सजा विल फॉलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपने नवजोत सिंह सिद्धू का केस देखा, कितने समय बाद रीओपन हुआ। बिल्कुल, ये स्थिति हमारे सामने है। कहने का मतलब ये है कि बात वो नहीं है कि कौन जेल गया या नहीं गया। जेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जेल जाने की जरूरत नहीं है अगर आदमी वैसे ही सुधर जाता है, क्योंकि जेल को तो हम सुधार गृह बोलते हैं ना। और राहुल गांधी जी अगर आज भी वही कहते हैं, ठीक है यार, मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, जो भी मेरे को मिसलीड किया गया, जो भी है, आई फील सॉरी, क्योंकि एक कम्युनिटी हर्ट हुई है। आपने जिन लोगों के नाम लिए, ठीक है, वो नामजद क्रिमिनल्स होंगे, ऑफेंडर्स होंगे, भगोड़े होंगे, पैसे लेके भाग गए, वो तो खुद ही उसके ऊपर चार्जशीट है, तो वो तो उनके लिए इश्यू नहीं है। लेकिन केस जो हुआ है वो उन्होंने नहीं किया, रिमेनिंग कम्युनिटी में किया। और जो लास्ट के आपने 5-7 सेकंड ओवर एंथुसियाज्म में आपने बोल गए, उसने आपकी जिंदगी फंसा दी। सवाल वहां आता है, सिर्फ उसको आपको एड्रेस करना है और बात आसानी से निपट सकती थी। लेकिन आगे भी मुझे लगता है कि जेल का इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात है कन्विक्शन की, कि क्या गुनाह हुआ है या नहीं। पहला, अगर गुनाह है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा, बस ये चीजें अगर हायर जुडिशरी जल्दी से रिजॉल्व कर देती है तो राहुल गांधी साहब के लिए एक मॉरल रिलीफ मिल सकता है। बाकी तो डैमेज जो होना है वो हो चुका। पर सर, आप कह रहे हैं ना कि ये भी हो सकता है कि एक दिन की एक मतलब टोकन, जैसे कहते हैं कि हाँ, एक दिन सांकेतिक सजा दी जा सकती है, 1 दिन या 2 दिन, लेकिन फिर उस मामले में तो कन्विक्शन रहेगा। और अगर कन्विक्शन रहेगा तो राहुल गांधी की ये जो सदस्यता है ये तो बहाल नहीं हो पाएगी ना। फिर तो वो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यही होगा ना। देखिए, यहां पे एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि कन्विक्शन विद 2 years पनिशमेंट, अगर वो सजा घट जाती है, मान लीजिए हायर जुडिशरी सजा घटा देती है, तो रास्ता उनके लिए खुल सकता है, शायद चुनाव वो लड़ सकते हैं। यहां पे इंटरप्रिटेशन आएगा, क्योंकि ये एक नया केस आया है और ये केस मानहानि का केस है। कोई और क्रिमिनल ऑफेंस होता तो वहां सजा कम होना मुश्किल था, जैसे करप्शन का केस है, कोई और मर्डर का केस है, किसी और तरह का कोई वास्तव में क्रिमिनल केस है। डिफेमेशन केस में इंटरप्रिटेशन का मुद्दा है कि आप सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। यहां जो डिफेमेशन का पूरा केस गया है वो गया है क्रिमिनल के रूप में, क्योंकि जो वीडियो है उसको एज ए टेंजिबल एविडेंस मान के जज ने जजमेंट दिया है कि नहीं है, जिसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है, ही हैज डन इट एंड डेलिबरेटली ही हैज डन इट विद एम्फेसिस। क्योंकि जिस तरह का स्टेटमेंट था उसमें जोर देके ये कहा गया था कि मुझे नहीं पता कि हर चोर मोदी क्यों होता है, और क्या और मोदियों को ढूंढेंगे तो क्या उसमें से इस तरह के लोग निकलेंगे। जो भी उन्होंने अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से वो डेरोगेटरी था।
तो जज ने उसको संज्ञान लिया। हायर कोर्ट अगर चाहे तो उसको बरकरार रख सकती है, चाहे तो उसका एक नया इंटरप्रिटेशन देके उसको डाइल्यूट कर सकती है। ये डिपेंड करता है जो जजेस के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, भगवान तो कोई नहीं। तो हर एक की अपनी समझ है, हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग है, हर एक का अपना काम करने की शैली है। तो अपनी समझ से जो वो जजमेंट होगा वो होगा। और आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फर्दर अपील करेगी कि नहीं नहीं ये राहुल गांधी को 2 साल जेल जाना ही जाना चाहिए। दैट विल बी टू इमेच्योर। तो मुझे लगता है कि ना उसमें स्टेट सामने आएगी, ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आएगी, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो गया। अब तो यह है कि इस डैमेज का फॉल आउट मिनिमाइज कैसे किया जाए, सवाल अब वो है। सर, राफेल के मामले में भी तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांग ली थी। इस मामले में भी अगर वो माफी मांग लेते तो शायद मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। मैंने आपसे क्या बोला, इसलिए उनको लगा ये छोटा कोर्ट है, मैनेज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे जूनियर मजिस्ट्रेट की क्या हिम्मत कि वो आपके खिलाफ जजमेंट दे दे, और मेरी भी जाने की जरूरत नहीं है, वहां लोकल वकील संभाल लेंगे साहब, उनका रोज का काम है। दे विल मैनेज, दे विल मैनेज। ये एरोगेंस मार गया। यही एरोगेंस राहुल गांधी को ले डूबा है। और अब देखना ये होगा कि उनकी जो लीगल टीम है अब कैसे मैनेज करते इस मामले को, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया है, और अब इस नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश कैसे की जाती है वो देखना होगा। आपने इस मामले पर जो कानूनी पहलू है उस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है विजय जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अंजू जी।